सोनम आज बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसका पति छुट्टी लेकर घर पर आ रहा था। वह न जाने कितने सपने सजाए बैठी थी कि ईशान से न जाने वह कितनी बातें करेगी और जितनी रातें वह उसके लिए तड़पी है वह उन सारी रातों का आज गिन गिन कर हिसाब लेगी। शादी के तुरंत बाद वह अपने ड्यूटी पर चला गया था। सोनम घर पर अकेली रह गई थी। ईशान की एक जवान बहन थी। सोनम से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और वे दोनों आपस में एक दूसरे से बात शेयर कर लिया करते थे। वे अपनी बहन की वजह से ही सोनम को अपने साथ नहीं ले गया था। ईशान के बूढ़ी माँ के ऊपर इन दोनों जवान औरतों की जिम्मेदारी और वे अपनी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी पर अपनी बहन और अपनी पत्नी को छोड़ गया था। वे फ़ोन पर हमेशा सोनम से बात किया करता था। ईशान की रात यूं ही कट जाती थी। इधर सोनम भी उसके लिए तड़पती थी और आज फाइनली ईशान उसके पास आ रहा था। वे दोनों फ़ोन पर ही एक दूसरे की दिल की प्यास बुझा लिया करते थे। आज सोनम चाहती थी कि वे सुहाग रात की यादों को ताज़ा करें। जब ईशान उसकी पहली मुलाकात हुई थी उस यादों को भी ताज़ा करेंगे। आज वह बहुत कुछ सोचकर बैठी थी। उसने आज सुबह से न जाने कितने कपड़े बदल डाले थे और ज्वेलरी पहने थे। अब रात होने को आई थी। उसने ईशान के दिए हुए जालीदार नाइटी को पहन लिया था जिस पर ईशान दीवाना हो जाता था। उसने अपने सुहाग रात के दिन भी यही वाली नाइटी पहनी थी जिस पर ईशान सारी रात उसको पैमाल कर चुका था। उसने ईशान को वीडियो कॉल पर ही यह नाइटी दिखाई थी जिस पर ईशान एक बड़ी सी आह भरकर रह गया था। उसने वीडियो कॉल पर ही सोनम को देखने की कोशिश की थी। सोनम ने कहा, अभी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सरप्राइज है, जल्दी से घर आ जाओ। ईशान आज पूरे 1 साल के इंतजार के बाद कुछ दिन की छुट्टी पर जा रहा था। उसके चेहरे पर इंतजार और आंखों में अलग ही चमक थी। ये शादी के बाद पहली छुट्टी थी और ईशान की आंखों में अपनी मनमोहिनी नाजुक सी कली जैसी पत्नी का चेहरा चमक कर रह गया था। उसकी शर्मीली सी मुस्कान, उसकी आदत, उसकी हया उठती गिरती पलकें, ईशान के दिल में वह दिमाग पर नक्श छपकर रह गई थी। उस परी जैसी दुल्हन की हर अदा ईशान के दिल के तार को छेड़ने के लिए काफ़ी थे। ईशान को आज भी वो पल याद था जब अपनी खूबसूरत पत्नी सोनम को छोड़कर वापस छुट्टी पर आया था। उसका बस चलता तो हर पल हर जगह अपनी सोनम को साथ लेकर घूमता, मगर क्या करता, माँ की तरफ से इस बात पर बहुत पाबंदी थी, इसलिए वो बहुत मजबूर था। इस बार ईशान ने पक्का इरादा किया कि वह ड्यूटी पर जाते हुए हर हाल में सोनम को साथ लेकर जाएगा और अपनी माँ को भी किसी तरह इस बात के लिए राजी कर देगा। वह सब उसके साथ एक साथ रहें। उसे क्या पता था, इंसान तो न जाने रोज कितने सपने सजाता है मगर होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है। अपने मन को शांत करते हुए, अपनी पत्नी सोनम को सोचते हुए अपना सेल फोन निकाला और एक हाथ से ड्राइविंग करते दूसरे हाथ से उसका नंबर डायल करते मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। एक बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार बेल जाने पर उस दुश्मन जान की खनकती आवाज़ ईशान के कानों से टकराई तो जैसे उसके दिमाग पर छाई थकन पल भर में गुम हो गई थी। कहाँ पहुँचे हो आप? मैं सुबह से तैयार बैठी हूँ, आपका इंतजार करते करते थक चुकी हूँ। ईशान जल्दी आ जाइए। दूसरी तरफ सोनम भी शायद अपनी बेकरारी को छुपा नहीं पा रही थी। अरे वाह, इस बार तो लगता है तुम्हारे दिल के सारे तार छिड़ चुके हैं। मुझ पर मेहरबान होने का पूरा इरादा रखती हो। ईशान उसके दिल की हालत को गहराई से महसूस किया। ये तो घर आकर ही पता चलेगा। क्या पता इस बार मेरा इरादा भी आपकी बेताबी पर तरस खाने का हो। वह शर्माते हुए कहती। कॉल अटेंड कर चुकी थी और ईशान के होंठ पर बेकाबू होकर मुस्कुराहट आए थे। सोनम की बात ने उसका दिल खुश कर दिया था क्योंकि वह शादी होने के बाद से अब तक अपने और अपने पत्नी के बीच की दूरियों को कम नहीं कर पाया था और उन 1 साल में उसने हर वक्त उस दूरी को मिटाने के बारे में ही सोच रहा था। घर पहुंचने से पहले गुलाब के ताज़ा गजरे और फूलों के गुलदस्ता खरीदकर सोनम की खुशी का अंदाज़ा लगाते हुए तसल्ली में हुआ था। घर पहुंचकर सोनम का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आने के बजाय माँ के दिल दहलाने वाली चीखों से स्वागत हुआ था। ईशान परेशान सा आगे बढ़ा, माँ की आवाज़ की तरफ बढ़ा। ये आवाज़ तो माँ के कमरे से आ रही थी। कमरे में दाखिल हुआ तो माँ कमरे के पीछे छोटी सी खिड़की पर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत दुख के असर दिखाई दे रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे जैसे वह अपने गम के दर्द को काबू करना चाहती हो। ईशान ने आगे बढ़कर खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वहाँ मनोरमा औंधे मुँह फर्श पर गिरी हुई लेटी पड़ी थी। उसके मुंह से झाग बह रहा था। ईशान अपनी बहन की यह हालत देखकर बेताबी से उसके पास गया और चीख कर उसको बुलाने लगा। मनोरमा, क्या हुआ तुम्हें?
आंखें खोलो प्लीज, मेरी तरफ देखो। तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गई? उठो मनोरमा। एक ही तरफ मुंह किए बहुत तकलीफ से कांप रही थी। एकदम झटका खाकर बिल्कुल शांत हुई थी। जल्दी करो, इसको अस्पताल लेकर चलो। मेरी बच्ची को क्या हो गया है? ईशान जल्दी करो। ईशान की माँ सुनैना मुंह पर दुपट्टा रखकर बेटे को बुला रही थी, जो मनोरमा को झकझोर कर जगाना चाह रहा था, मगर उसकी गर्दन एक तरफ को ढनकते जा रही थी। उसका बदन तेजी से बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा था। ईशान ने अपना हाथ उसका सांस चेक करने के लिए उठाया, उसकी सांसों को चेक करने लगा, फिर तेजी से नब्ज थाम कर सुन्न सा होता चला गया। मनोरमा की सांस थम चुकी थी और ईशान अपनी बहन को यूं अचानक मर जाने पर अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था। अब अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ मनोरमा हमें छोड़कर चली गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसको बिल्कुल सही सलामत छोड़कर गया था, फिर अचानक उसको क्या हुआ? बहती आंखों के साथ माँ के तरफ देखा। चेहरे पर मायूसी और ना में सर हिलाता देखकर सुनैना की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बच्ची हमें छोड़कर चली गई। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने उस जालिम का? मार डाला मेरी मनोरमा को, मेरी मासूम बेटी मनोरमा को। वो बेताबी से चीखती रो रही थी और ईशान अपनी माँ की बात पर चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। किसने मार डाला? माँ, आप क्या कहना चाहती है? कौन है मेरी बहन के मौत के पीछे? ईशान की आंखों में जैसे खून उतर आया था। तुम्हारी पत्नी ने मार डाला मेरी बच्ची को। अरे उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारी पत्नी का? हर वक्त हंसती मुस्कुराती मेरी फूल सी बच्ची, उसको इतनी बुरी लगने लगी थी कि उसने जान ही ले ली। ऐसा तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता जैसा तुम्हारी पत्नी ने अपनी नंद के साथ किया है। सुनैना तेज तेज रोने लगी। माँ, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आपको सोनम पसंद नहीं है तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर वह इतनी बुरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मेरी बहन की जान की दुश्मन बन जाए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ईशान ने अपने कमज़ोर से आवाज़ में कहा था। तुम्हारी जवान बहन तुम्हारे सामने मुर्दा हालत में पड़ी है और तुम अभी भी अपनी पत्नी की साइड ले रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो अपनी बहन की हालत, जिसके मुंह से झाग निकल रही है और अब जिस्म नीला होता जा रहा है। क्या ये सब देखने के बाद भी तुम मुझे गलत कहोगे? उसके अलावा इस घर में और कौन है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने खुद ही अपनी इकलौते बेटी को जान से मार डाला है? मैं एक माँ हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सुनैना अपनी बात पर अड़ी थी। ईशान को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। ये जो कोई भी है, मैं उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, मगर पहले हमें जो ज़रूरी काम है वो करना होगा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर हमने ज़्यादा देर की तो मेरी बहन पर लोग तरह तरह के बातें करेंगे और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले ही न जाने वह कितनी तकलीफ सहकर मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी है। अब दुनिया से चले जाने के बाद लोग उसके पीठ पीछे सारी ज़िंदगी उसको बुरे शब्दों से याद करेंगे। इसका मौका मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। ईशान एक भाई के बजाय उस वक्त एक पुलिस बनकर सोचते हुए तेजी से मनोरमा की लाश को गैलरी से उठाकर बाहर ले आया था। कुछ पल में घर का माहौल बदल कर रह गया था। मनोरमा की मौत ने जैसे सबको हिलाकर रख दिया था। मातम और चीख पुकार की आवाज़ों से धीरे धीरे गली मोहल्ले वाले रिश्तेदार भी उस बंगले में जमा होने लगे, जहां मनोरमा की माँ सुनैना गम से निढाल बराबर रो रही थी और चिल्ला रही थी। अचानक जवान मौत पर हर आंख आंसू बहा रही थी, मगर भगवान की करनी किसको पता थी, उसने ऐसे ही दुनिया से जाना था। ईशान अपनी बहन मनोरमा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाह रहा था, मगर लोगों को इकट्ठा हो जाने पर सुनैना सबके सामने रोते हुए सीना पीट रही थी। मेरी फूल सी बच्ची को इसकी अपनी भाभी ने मार डाला, और एक ये भाई है जो अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने के बजाय चुप से खड़ा न जाने किस बात का इंतजार कर रहा है। उसको अपनी जवान बहन की मौत का भी कोई फर्क नहीं हुआ। वह अभी तक पत्नी के गुण गाए जा रहा है। मनोरमा को न जाने किस पाप की सजा मिली है। मैं किससे इंसाफ मांगू? हे भगवान, तू ही मेरी बच्ची की मौत का बदला ले लेना। उसका भाई तो तरस भी नहीं कर रहा। किसी ने सच कहा, पत्नी के सामने मर्द को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जानबूझकर बराबर रोते हुए सुनैना न सिर्फ भीड़ को मनोरमा की मौत की वजह बता रही थी, बल्कि अपने बेटे की खुदगर्जी का भी खूब ढिढोरा पीट रही थी, और नहीं जानती थी उनकी मांगी हुई प्रार्थना किस तरह तेजी से स्वीकार होने वाली थी। जल्दी मनोरमा के कत्ल का इंसाफ होने वाला था। वहां मौजूद औरतें अपने दिमाग के हिसाब से बातें करने लगी। कोई कहती शक्ल से मासूम दिखने वाली भाभी इस तरह जालिम हो गई कि पति के इकलौती बहन को जान से मार डाला, तो कोई ये कह रहा था कि उसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है कि मनोरमा ने आत्महत्या की है।
हो सकता है या उसकी भाभी ने मारा हो, क्या पता उसने खुद ही आत्महत्या कर ली हो। भगवान के घर जाने का उसका टाइम पूरा हो गया था। एक समझदार औरत आगे बढ़ी और वहाँ सभी औरतों का मुंह बंद करवाना चाहती थी, मगर उसका ये आइडिया किसी को पसंद नहीं आया था। जितने मुंह उतनी बातें थी। मनोरमा की अर्थी उठ जाने तक बराबर इसी तरह की बातें होती रही, ये जाने बगैर कि कितना बड़ा पाप है। किसी के दुख में शामिल होना बहुत बड़ा इंसानियत का काम है। वहां पहुंचकर किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, मुर्दे का मजाक उड़ाना और फालतू के बात करना, ये सब बहुत बड़ा पाप है। मरने वाले के घर में तो वैसे ही लोग गम में डूबे होते हैं। उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाली औरतें जमाने का वह नासूर घाव होती हैं जो कभी भी अपनी जुबान को काबू नहीं रखती। दूसरे के घरों में घुसकर उनके बातों में बोलना और जहर घोलना, खुद से कुछ भी कह देना, हर औरत अपना फर्ज समझती है। और ईशान जो बहन की मौत पर इस तरह के दिल चीर देने वाले शब्दों को सुनकर सदमे से पागल हो रहा था, मगर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ सोचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। घर के अंदर जाते हुए ईशान ने कब सोचा होगा कि घर में उसके लिए एक कयामत इंतजार कर रही थी। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही कोने में जमीन पर बैठी सोनम डर से कांप रही थी और बराबर नामे सर हिलाती जा रही थी। ये सब क्या हो गया, कैसे हुआ? सोनम बराबर उन्हीं शब्दों को दोहरा रही थी। सोनम, होश में आओ, तुम घर पर ही थी। तुम मुझे बताओ कि मनोरमा के साथ ये सब कैसे हुआ? क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? प्लीज मुझे बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ईशान ने सोनम के पास जाकर बहुत विनती की। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मुझे कुछ पता नहीं, मैं सच कह रही हूँ। सोनम इसी तरह बोलती डर से घबराहट में पड़ी हुई थी। उसी वक्त एक झटके से दरवाजा खोलकर सुनैना अंदर चली आई। पूछो अपनी पत्नी से उसने ये हिम्मत कैसे की। क्या मेरी बेटी का इस घर में कोई हक नहीं था? उसने उसे जान से ही मार डाला। अगर उसे मेरी फूल सी बच्ची से इतनी ही तकलीफ थी तो मुझे बता देती, मैं उसे लेकर अपने भाई के घर चली जाती। कम से कम मेरी बच्ची जिंदा रहती। उसने क्यों हमारे साथ ऐसी दुश्मनी की? सुनैना के बराबर इस तरह कहने पर सोनम नामे सिर हिलाती हुई बुरी तरह से रो रही थी। माँ, इन बातों के लिए ये अच्छा वक्त नहीं है। मैं बाद में हर मामले को खुद ही बारीकी से देखूंगा। अभी हमें मनोरमा की अर्थी और उसके क्रियाक्रम का इंतजाम करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वह बहुत बुरी समस्याओं में फंस चुका था। फिर थोड़ी देर में घर में राम नाम सत्य है की आवाज़ गूंजने लगी। मनोरमा के अर्थी को शमशान तक ले जाया गया। ईशान को रह रह कर अपनी बहन की मासूम हरकतें याद आ रही थी, जो खुद से 5 साल बड़े भाई से ज़बरदस्ती लाड उठवाती और हंसती मुस्कुराती पूरे घर की रौनक थी। भाई, अब आप घर से अपने यूनिफॉर्म में जाया करोगे। मुझे आपको इस यूनिफॉर्म में देखना बहुत अच्छा लगता है। ईशान के फौज में भर्ती होने के बाद मनोरमा हर वक्त इस बात का जिद करती और ईशान मुस्कुरा कर रह जाता, मगर इस बार उसको अपनी बहन की जो हालत मिली थी उसके दिल पर घाव की तरह दर्द हो रहा था। मेरी बहन के साथ ये जुल्म किसने किया होगा? क्या सच में सोनम मेरी बहन के साथ ऐसा कर सकती है? ईशान के दिमाग में सोनम का मासूम चेहरा, डर से घबराती हुई आवाज़ अपनी सोच को झटकने लगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वह तो बहुत छोटे दिल की मासूम सी लड़की लगती है। वह इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकती है? वह नहीं तो फिर कौन हो सकता है? माँ बराबर उसी के बारे में क्यों कह रही थी? वह अलग सोच में घिरा हुआ दीवानों की तरह घर की तरफ आ रहा था और गहराई से सोच रहा था, जल्दी से जल्द इसको इस बात का पता हो जाए कि असल में गुनहगार कौन है, ताकि उसको सजा दी जा सके। उसके सीने में जल्दी आग उठी। बाहर से माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। मैं तुमसे कहती रही कि तुम अपनी बीवी से पूछो, मगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। अगर ऐसा है तो अपनी पत्नी से खुद ही पूछ लो। उससे कहो कि वह तुम्हें सब कुछ सच सच बताए। क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या उसने मेरी मनोरमा की जान नहीं ली? ईशान, जो पहले ही गम और गुस्से से निढाल था, घर में दाखिल होते ही माँ एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। माँ के कहने पर उसने सर उठाया तो हॉल के एक कोने में सर झुकाकर खड़ी सोनम ने कुछ पल के लिए अपना सर उठाया था और ईशान के सवालिया नज़रों को खुद पर जमी देखकर रोते हुए अपने जुर्म स्वीकार करने लगी। हाँ, मैंने मनोरमा की जान ली है, क्योंकि मुझे इसका घर में और आपके दिल में कब्जा पसंद नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे मनोरमा से सख्त नफरत थी और मैं अपनी नफरत के हाथों मजबूर होकर उसकी जान ले ली है। सोनम झुके सर के साथ वह चीखते हुए बोलती चली गई और ईशान के कदम उसके तरफ बढ़ने लगे। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां फूट रही थी। ऐसा महसूस होता था वह सोनम को कुछ पल में जलाकर राख कर देगा। वह अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करता था
उसे मारने वालों को तो वह जिंदा जलाकर राख कर देता। ये तुम क्या कह रही हो सोनम? तुम जानती हो कि मनोरमा मेरी बहन थी और जो तुम कह रही हो उसके हिसाब से तुम उसकी कातिल हो। कत्ल की सजा किस तरह संगीन होती है, क्या इस बारे में तुम्हें अंदाजा है? मेरी बहन को तुमने क्यों मारा? ऐसा कैसे कर सकती हो? ईशान जैसे सोनम के कहे गए शब्दों का जांच कर रहा था। मैं किसी सजा के बारे में नहीं जानती और ना ही मैं नफरत में ये जान पाई जो कदम उठा रही हूँ उसके बाद मेरा अंजाम क्या होने वाला है। आप मुझे पुलिस के हवाले कर दो, फांसी पे चढ़वा दो या खुद गोली मार दो, जो चाहो करो, मगर मुझे बार बार ये सब कहने पर मजबूर मत करो। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। अब वह सर झुकाकर दबी दबी आवाज में बोले जा रही थी। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, मगर पहले जुर्म साबित हो जाए। मैं खुद अपना गुस्सा ठंडा कर लूंगा, उसके बाद तुम्हें कानून के हवाले करूंगा और तुम्हारी सजा इस तरह संगीन होगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। ईशान का कहा हुआ शब्द बहुत गुस्सैली और पथरीला था। उसका उठने वाला हाथ सोनम के सफेद गाल पर उंगलियों के निशान छोड़ गया था। अब जब लड़की ने अपने मुंह से जुर्म स्वीकार कर लिया था, वही कातिल है, तो फिर और ज्यादा किस बात की गवाही चाहिए होती है? पहली फुर्सत में इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए ताकि यह अपने अंजाम को पहुंच जाए। इस वक्त शायद ये भी अपने किए पर पछता रही है, मगर तुमने इसको वक्त दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि यह अपने किए गए जुर्म से ही मुकर जाए और तुम्हें कोई ठोस सबूत भी ना मिल पाए जिससे तुम इसका जुर्म साबित कर सको। इसलिए अच्छा होगा इसको अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले करो और इसका जुर्म को साबित करना पुलिस का काम है और ये काम तुम उन्हीं को करने दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ईशान के चचा जो थोड़ी देर पहले ही घर में दाखिल हुए थे और ईशान की बात सुन चुके थे, गुस्से से कहते हुए उसके बाद ईशान की एक ना सुनी गई और ज़बरदस्ती सोनम को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। अगले 3 दिन ईशान ने घर की एक एक चीज़ को छान मारा था, मगर इस बात का कोई ठोस सबूत उसके हाथ में नहीं लगा। मनोरमा को जहर दिया गया है या नहीं, उसके खाने पीने वाले बर्तनों में से ऐसी कोई सबूत नहीं मिल पाए थे, जिससे सोनम की बात और माँ की बात भी गलत साबित हो रही थी। घर में मनोरमा के तेरवी के लिए आने वालों की भीड़ धीरे धीरे थम चुका था और ईशान भी काफी हद तक संभल कर अब हर चीज पर गौर करने लगा था। वह ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इस तरह बड़ा कदम उठा सकती है। वह तो अपनी सास के ताने और गुस्सा पर सर उठाकर जवाब देने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। किसी का कत्ल कैसे कर सकती थी, मगर उसने अपने जुर्म खुद ही अपने मुंह से स्वीकार किया था और ईशान जैसे दिमाग वाले बंदे का दिमाग खाली होकर रह गया था। वह सच और झूठ की पहचान नहीं कर पा रहा था। शायद अपनी बहन की अचानक मौत ने उसको सोचने समझने की हिम्मत से दूर कर दिया था। हे भगवान, तू मेरी मदद कर, मुझे असली कातिल तक और उसकी असली हकीकत तक पहुंचने में मेरी मदद कर। ईशान ने अपने घने बालों में उंगलियां फंसाते हुए बेबसी से अपने भगवान को बुलाया था और भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुन भी लिया था। कौन जानता था इतनी जल्दी भगवान उसकी प्रार्थनाएं सुन भी लेगा और उसको असली हकीकत तक पहुंचा भी देगा। कई बार मासूम चेहरों के पीछे बहुत गहरा राज छुपा होता है। अगर भगवान की मदद शामिल ना हो तो शायद कभी हम इंसान वो भयानक चेहरे ना देख पाए जो इंसान तक कहलाने के लायक नहीं होते और हम उनकी असलियत से दूर उनके साथ गहरे संबंध भी जोड़ लेते हैं। ईशान ने अपनी पूरी कोशिश की और हर तरफ से उसे भांप लिया। वह किसी तरह भी मुजरिम नहीं लगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी किसी गुनहगार या कातिल जैसी बिल्कुल भी नहीं है। कातिल की आंखों में नफरत या गुस्से की आग भड़कती है, मगर उसकी निगाहों से सिर्फ डर में। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई औरतें भी जुर्म करने के बाद देख रखी है और रोज़ कई तरह के मुजरिम से मेरा पाला पड़ा है, मगर ये उनसे बिल्कुल अलग है। मेरा कई साल का एक्सपीरियंस कहता है ये लड़की कोई दिमागी दबाव डर में पड़ी हुई है, इसलिए डर की वजह से किसी और का जुर्म अपने मुंह से स्वीकार करके बैठ गई है। पुलिस इंस्पेक्टर ने जांच करते हुए शक की निगाहों से बात की थी। आपको यकीन है ये डर की वजह से बयान देने पर मजबूर हुई है? ईशान ने गुस्से के अंदाज में कहा था। उसका बयान 3 तरह का है। मेरा सामना करते ही उसके माथे पर पसीने आने लगता है, घबराहट में पड़ जाती है, मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही। पहले दिन उसका बयान था कि मैंने नफरत में अपनी नंद को मार डाला। मैंने एक जहरीली जड़ी बूटी लाकर उसको खिलाया था, मगर और ज़्यादा बारीकी से जांच करने पर, कुछ पूछताछ करने पर पता चला वह तो इस बारे में खुद भी ज़्यादा नहीं जानती। क्या चीज़ ज़्यादा जहरीली है, कौन सी कम है। थोड़ा बहुत जांच भी किया ताकि सच उगल सके, मगर सब बेकार गया। अगले दिन दोबारा जांच के लिए बुलाया
तो पहले कहने लगी कि मैंने ही मारा है, मगर फिर अपने बयान में कहा उसने जहरीली जड़ी बूटी खाने को दी थी क्योंकि उसके सर में दर्द था। ये बात कहते हुए उसके शब्द में गहरा दर्द और परेशानी भी महसूस हो रहा था, जैसे उसको मनोरमा की मौत का बहुत अफसोस हो। कल उसका बयान था कि उसको सांप ने डस लिया था। सांप को मैंने उसके पास आंगन में देखा था, मगर उसको बता नहीं पाई ताकि मेरा काम आसान हो जाए। वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझ पर रौब जमाती थी, इसलिए मुझे उसकी मौत की इच्छा थी। आप बताइए, क्या उसकी मौत आंगन में हुई थी? नहीं ना, वह तो ये नहीं जानती जिस वक्त मनोरमा की लाश बरामद हुई वक्त कौन सा था, उसकी लाश कहाँ पर मौजूद थी और उस वक्त आप कहाँ पर थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक जान पहचान वाले को उसका केस सौंप दिया था, ये खास काम सौंपा था। उसको ये सारी बातें बता रही थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह जानबूझकर आपको गुमराह कर रही हो। ईशान ने मेन पॉइंट पर ध्यान दिलवाया। उसके सेल फोन से भी कोई ऐसी कॉल या मैसेज रिकॉर्ड नहीं मिला। वह उस मौत का जिम्मेदार हो और पूछताछ करने पर वह हर तरह से खुद को ही मुजरिम ठहरा रही थी। यही उसका फोकस है और इस बयान से वो पीछे भी नहीं हट रही। मेरी सलाह ये है कि उस पर मुकदमा दर्ज ना की जाए, कहीं ऐसा ना हो जांच करने के बीच वो मुजरिम ना निकले और उसे सजा मिल जाए और बाद में आपको पछतावा हो। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बात पर अड़ा हुआ था, मगर फिर मुझे अपनी बहन के कातिल का पता कैसे चलेगा? अगर आपकी बात मान भी लूँ तो आगे क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ईशान का दिमाग काम नहीं कर रहा था। घर पर आने जाने वालों का, अपनी बहन का और अपनी माँ का भी सारा रिकॉर्ड आपको नज़र में रखना चाहिए। हर छोटी से छोटी बात को आप खुद गहराई से नोटिस करें, कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। हो सकता है कि आपकी बहन मनोरमा किसी वजह से खुद ही जहर खा चुकी हो, मगर आपकी माँ या पत्नी उस बात को छुपाती हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक नया पहलू मेरे सामने रखा। आप कहना क्या चाहती हैं? ईशान को ऐसी बातें स्वीकार करना गंवारा नहीं हुआ। नेवर माइंड ईशान साहब, आजकल की लड़कियां काफ़ी जज्बाती हो चुकी हैं और अक्सर इस तरह के केसेस भी होते हैं। घर वालों को लगता है हमारी बेटी कॉलेज स्कूल में पढ़ने के लिए गई है, मगर पुलिस इंस्पेक्टर ने फिर अपने शब्दों को अधूरा छोड़ दिया था। मगर मतलब साफ था, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैंने अपनी बहन को पूरी आज़ादी दे रखी थी, वो मुझे सब कुछ बताती थी, तो इस तरह की बात मुझसे क्यों छुपाएगी? हमारे घर का हर आदमी काफ़ी आज़ाद ख्याल का है। ईशान के तेवर बिगड़े हुए थे, कुछ भी मुमकिन है। आप खुद अपनी पत्नी को भरोसे में लेकर उसे जानने की कोशिश करो। कुछ है जो वह जानती है मगर हम सबसे छुपा रही है। बड़े बड़े मुजरिम अपने जुर्म इतनी आसानी से बयां नहीं करते जैसे आपकी पत्नी कर रही है, मगर घबराहट और परेशानी भी हर दिन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ती जाती है। फिर मैं और ज़्यादा देर तक आपकी पत्नी को बिना किसी वजह के यहाँ पर नहीं रख सकती। वह आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आज मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। अगर कोई सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजिट कर लेता है तो फिर आप शायद मुश्किल में फंस जाएं। आज ही उनको यहाँ से ले जाइए। यहाँ थाने में नहीं रख सकते। इनको किसी होटल या फ्लैट में रखिए और अपने ऊपर भरोसा दिलवाइए, मगर नज़र भी रखिए जब तक सच्चाई खुलकर सामने नहीं आ जाती। हो सकता है कि आपकी पत्नी किसी दिमागी दबाव में हो, ये सब कर बैठी हो, मगर ये भी तो हो सकता है कि मेरा कहना ठीक हो। सच्चाई जानने के लिए आपको उसको यकीन दिलवानी ज़रूरी होगी। आप उसकी बेगुनाही को स्वीकार करते हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी बातों को घुमा दिया था और इशारा भी दे दिया था। घर के और लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब ने फिर से मनोरमा से पूछताछ शुरू की। अब की बार ईशान भी सोनम से पूछताछ करने लगा। मैं तुम्हारी जुबान से साफ साफ सब कुछ सुनना चाहता हूँ। मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ था। अगर तुम्हें किसी पर शक लगता है तो भी बताओ, कुछ भी ऐसा जिसे हम सच्चाई जानने में मदद मिले। तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना। अगर किसी तरह गलत बयान दिया तो तुम पर बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा। पूरी तरह मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम खुद जानती हो कि एक जवान और खूबसूरत लड़की अगर थाने में लवारिस हो तो उसको कितना टॉर्चर किया जाता है ताकि वह सच बता सके और तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए तो कान खोलकर सुन लो। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुमने सब कुछ सच सच ना बताया तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें डिवोर्स भी दूंगा। और फिर अगर मेरे डर से भी ये लोग तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी कर रहे हैं तो मेरी तरफ से तसल्ली में हो जाएंगे। ईशान ने उसको धमकाते हुए उसके चेहरे की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था। डिवोर्स का शब्द सुनते ही सोनम के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं अपने किए की सज़ा पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, मगर भगवान के लिए मेरे साथ आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। सोनम उसके इस तरह के सवाल जवाब पर बेहद दुख में थी।
आज ईशान का शब्द बिल्कुल सर्द पड़ गया था और बहुत गुस्से में भी था। मैं दूंगा, आज ही तुम्हें डिवोर्स दूंगा अगर मुझे हर बात ना बताई तो। ईशान ने गुस्से में रिवॉल्वर को मजबूती से थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, तुम्हारी चुप्पी तुम्हें और ज्यादा शक में डाल रही है। अगर तुम सच बताती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम्हें बिना किसी डर के मुझे वह सब कुछ बताना होगा। मेरा यकीन करो, अगर तुम बेकसूर हो तो मुझे हर कदम पर अपने साथ पाओगी। तुम्हें बचाने के लिए मैं हर एक से लड़ने को तैयार हो जाऊंगा, सिर्फ उस सूरत में कि तुम मेरी बहन की कातिल ना हो। तो सोच लो तुमने क्या फैसला करना है। वह गिनती शुरू करने लगा। ईशान ने सोनम के हाथ में उम्मीद के डोर थमाई और साथ ही डिवोर्स का धमकी भी दिया था। और ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए उसने बाकायदा उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी थी और सोनम का रंग जिस तरह पीला पड़ने लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर कोई पीले रंग से पेंट कर दिया हो। 3, 2, 1 डिवोर्स, मैं तुम्हें डिवोर्स जरूर दूंगा। ईशान ने 3 तक उल्टी गिनती गिनने के बाद भी सोनम के चुप रहने पर अभी आखिरी शब्द पूरा नहीं किया था कि सोनम लहराकर जमीन पर गिर चुकी थी। उसके गिरने पर ईशान ने बेबसी के निगाहों से उसकी तरफ देखा था। फिर उसी में पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां मौजूद थी। क्या हुआ, अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया ईशान साहब? वह ईशान के चेहरे पर सख्त पथरीले असर देख चुकी थी। वह बेहोश हो गई। शायद उसने कुछ बताया ही नहीं तो फैसला कैसे कर लूं? इस लड़की पर ज़्यादा दबाव मत डालो। उसका बस एक ही शब्द निकल रहा है कि वो मुजरिम है। मैंने पहले भी बताया कि इस पर गहरा दबाव डालने से अच्छा है और भी बातों पर गौर करो। दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय इससे नरमी से पेश आओ और सच्चाई को जानने की कोशिश करिए। इस तरह तो आप भी इस लड़की पर प्रेशर डाल रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ये शायद ज़्यादा दबाव में आकर अपनी जान भी तो ले सकती है। कोई भी इंसान अपनी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं ढो सकता। उसके बर्दाश्त से ज़्यादा दबाव डालना अच्छा नहीं है। उसके इस तरफ ध्यान दिलवाने पर अपने तने हुए मुंह को ढीला छोड़ दिया। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वह ठीक कर रहा था या गलत। लॉकअप से निकालकर सोनम को बाहों में उठाते हुए अपनी गाड़ी के तरफ चल दिया। पिछली सीट पर धीरे से लिटाते हुए चेहरे पर पानी के छिट्टे मारे तो हल्का सा कसमसाई थी। सोनम, आंखें खोलो प्लीज़, मेरी बात सुनो। मैं तुम पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे, बस तुम ठीक हो जाओ। ईशान उस पर झुका, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा और फिर हैरानी से सवाल किया, मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ? आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो बड़ी बेयकीनी से ईशान की तरफ देख रही थी। तुम ठीक हो? ईशान ने उससे नरमी से बात किया था मगर उसकी सवालिया निगाहों को खुद पर जमा देखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम घर जा रहे हैं। मुझे तुम पर कोई शक नहीं, मगर शायद सच्चाई जानने के लिए तुम्हारे ऊपर ज़्यादा दबाव डाल दिया था कि तुम इस हाल को पहुंच गई हो सके तो माफ़ कर देना। ईशान सीधा होकर उसे तसल्ली देते हुए फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी थी। आ गए हो बेटा? उसको साथ क्यों लाए हो? क्या तुम्हारा खून इस तरह सफ़ेद पड़ चुका है कि तुम इसके बिना 2-3 दिन ना रह पाए और आज तुम उसको अपने साथ लेकर चले आए हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपनी पत्नी को देख रहे हो। कैसे आदमी हो, कैसे भाई हो? बहन के कत्ल के बावजूद उसके कातिल को घर ले आए हो। तुम्हें क्या सिर्फ इतना ही याद था कि ये तुम्हारी पत्नी है? क्या तुम्हें बहन की मासूम सूरत याद करके शर्म नहीं आई? ईशान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी माँ और बहन के साथ मेरे कलेजे को चीरने वाली हरकत कर डाली है तुमने। सुनैना बेटे को घर में दाखिल होता देखकर तसल्ली में हुई थी मगर सोनम को साथ देखकर उनके चेहरे से सारा सुकून गायब होने लगा था। सुनैना ने एक पल भी नहीं लगाया था। बेटे को खूब शर्मिंदा करना चाहा मगर उसने अपनी माँ की जैसे हर बात हवा में उड़ा दी। आज वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप से सोनम का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में दाखिल होकर अपने हाथ में साइड टेबल से उठाकर एक लिफाफा खोला। ताज़ा मोगरे के फूल वाले गजरे निकालकर सोनम के काले बालों में लगा दिया। देखो, अभी मेरी बहन की मौत को 3 दिन हुए हैं और मैं तुम्हें गजरे खरीद कर पहना रहा हूँ। इसी से अंदाज़ा लगा लो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि अपने पति की खुशी का ख्याल रखो। आज हमारे बीच मौजूद दूरियों को मिटा देना चाहता हूँ। ईशान बीते हुए दिनों की मोहब्बत के जुनून में वापस लौट आया था। सोनम का हाथ थामे छोटे छोटे कदम उठाता बेड तक पहुंचा था। प्लीज़ ऐसा मत करो। सोनम के चेहरे पर घबराहट और दर्द सिमट आया था। मगर क्यों? मैं तुम्हारा पति हूँ तो क्यों मुझे खुद से दूर रखना चाहती हो? तुम्हारे साथ क्या समस्या है? सोनम पर बुरी तरह चिढ़ गया था।
मगर अब और ज़्यादा नहीं, बहुत देख लिए मैंने तुम्हारे नखरे। आज मैं हर दूरियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। वह मोहब्बत में पिघल चुका था, जबकि वह जानता था कि इस वक्त सोनम बहुत ज़्यादा दिमागी दबाव से गुजर रही है। उसकी कलाई को थाम कर गले से लगाया तो उसकी सिसकियां कमरे में गूंज उठी थी और अपने सीने पर उसके आंखों से आंसू की नमी महसूस करके फिर से तड़प उठा और हथियार डालने पर मजबूर हो चुका था। ठीक है, तुम सो जाओ, पहले ही तुम्हारी तबीयत खराब है और ज़्यादा परेशान मत हो। खुद को ज़बरदस्ती उस पर ज़्यादा हावी ना किया। ईशान गहरी सांस लेते हुए खुद को तसल्ली में किया था और झटके से उठकर कमरे से बाहर बालकनी में चला गया। दिल दिमाग में सच और झूठ की जंग छिड़ गई थी और वह उस जंग से लड़ते हुए उठा और सिगरेट निकालकर सुलगाते गहरा धुआं उड़ाते किसी सोच में पड़ गया था। अंधेरे में कुछ तलाश करना चाह रहा था, वह अंधेरा जो उसकी जिंदगी में दाखिल होकर हर तरफ अंधेरा फैलाता जा रहा था, जिसमें गुम होकर वह अपनी बहन के कातिल को तलाश नहीं कर पा रहा था। वह किसी पहलू पर भी गहराई से सोच भी नहीं सकता था। ये सारी समस्याएं उसके अंदर उसके दिमाग पर छप कर रह गई थी। सोनम का हर अंदाज चौंका देने वाला था। वह ईशान के इस तरह प्यार करने और उसके पास आने में अजीब बेचैनी महसूस कर रही थी। सोनम का ये रवैया उसको चौंका कर रख रहा था। माँ का भी अंदाजा बदला हुआ था। उनके अंदर ऐसा मालूम होता था जैसे वह अभी कुछ छुपा रही है। जिस वक्त घर में दाखिल हुआ, माँ की चीखें उसके कान में पड़ी थी और वह तेजी से माँ की तरफ लपका था, मगर उस वक्त सोनम कहीं दिखाई नहीं दी थी। माँ वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। फिर माँ क्यों बराबर सोनम को ही कातिल साबित करने पर तुली हुई थी? मनोरमा की मौत हादसा भी तो हो सकती थी। वह अलग सोचों पर गौर करना चाह रहा था, मगर कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। वह वापस अंदर कमरे की तरफ पलटने लगा था कि सोनम लाइट्स ऑफ किए न जाने कब से नींद में गुम थी और वह बार बार सोच सोच कर भी काफ़ी थकावट महसूस कर रहा था और दिल व दिमाग को सुकून देने के लिए कुछ घंटे की नींद लेना चाहता था। बालकनी के ग्रिल से वापस जाने से पहले उसने एक निगाह दरवाजे से अंदर किसी साई को दाखिल होते देखा तो घबरा गया था। एक भी पल खराब किए बिना वह कमरे से बाहर था। सीढ़ी के पास खड़ा होकर उसने उस साए को बिल्कुल तेज रफ्तार से उसने अपने कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ाता हुआ देखा था। वह सावधान होकर उस मंजर को देख रहा था। वहाँ जो कोई भी था वह सीधा माँ के कमरे के सामने रुका और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने के बाद ईशान ने भी अपनी फौजी ड्रिंक की मदद से बिना कदमों की आहट किए उसने कदम साए की तरफ बढ़ा दिए थे। वह साया किसी आदमी का था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अंदर से आने वाली आवाज़ पर कान लगाकर गौर से सुनने लगा, मगर अगले ही पल उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसका पूरा बदन जैसे बेजान सा हो गया था। अगर वह अपने कानों से इतनी भयानक हकीकत ना सुन लेता तो कभी मरकर भी यकीन नहीं कर सकता था। ये कौन आदमी है जिसके साथ माँ बात कर रही है? जैसे वह आदमी बहुत महाज्ञानी हो, जबकि उस आवाज़ को वह पहचान नहीं पाया था। ये एक अनजान आदमी की आवाज़ थी और अनजान आदमी के साथ माँ रात को इस पहर क्या कर रही थी और उस पर सितम ये कि उसकी मासूम बहन के बारे में बात की जा रही थी। ईशान की हिम्मत जवाब दे गई थी। जोरदार अंदाज में लात मारकर दरवाज़ा खोलते हुए वह अंदर दाखिल हुआ था। कमरे का मंजर उसके खून को खौलाकर रख दिया था। बेड के सामने सोफे पर एक अजीब तरह के हुलिये में वह आदमी बैठा हुआ था। थोड़ा सांवले रंग का, लंबे कद काठी का, जिसने बड़ा सा कुर्ता और कुर्ते के बटन टूटे, दोनों कलाइयों में मोतियों के बड़े बड़े कंगन, लंबे दाढ़ी मूछ बड़ी हुई और वे चेहरे पर बिखरे हुए थे। छोटी छोटी आंखों में लंबी लंबी काजल की धार। वह हुलिये से काफ़ी डरावना इंसान मालूम हो रहा था, मगर सवाल ये था वह कौन था और माँ उसके साथ इस तरह उससे अपने घर की समस्याओं के बारे में क्यों डिस्कस कर रही थी। सुनैना अचानक बेटे के कमरे में दाखिल होने पर बुरी तरह से बौखला गई थी, जैसे कोई चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई हो। कौन है ये आदमी जिसके साथ आप मेरी मासूम बहन के बारे में राजदारी से बात कर रही हैं? ईशान ने बिना किसी परमिशन के उसे कमरे में घुसकर उस अजीब आदमी को घूरा था। बेटा तुम गुस्सा मत करो, मैं सब बताती हूँ। सुनैना ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी और पहले बुरे इंसान को घर से चलता करो। आप इसको कैसे अपने कमरे तक ला सकती हो? शक्ल से भी बदमाश लग रहा है। बेटा उनको कुछ मत कहो, ये बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। सुनैना के चेहरे पर डर के साए मंडराने लगे थे। जुबान संभाल कर लड़के, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहीं तुम्हारा हाल भी तुम्हारी बहन वाला ना कर दूं। और इसको तड़पते देर नहीं लगेगी। उस आदमी के शब्द पूरे होने से पहले ईशान ने उसको गिरेबान से पकड़कर झटके से खड़ा किया था।
माँ, मेरी बहन का कत्ल सोनम ने नहीं किया था। आपने मुझे गलत कहा था। वह बौखलाया हुआ शेर बन चुका था, जबकि सुनैना के चेहरे पर काले साए मंडरा चुके थे। बेटा ईशान, मेरी बात सुनो। ये तुम बहुत गलत हरकत कर रहे हो। उनकी नाराज़गी से तो हमारा घर भी बिखर जाएगा। माँ, ये ढोंगी हैं। आप ये बात कैसे कर रही हैं? ईशान हैरानी से मुंह खोले। अपनी माँ की बातों को हजम करने में नाकाम हो रहा था। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे जानते नहीं हो, मैं अनदेखी शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ और जो चाहे कर सकता हूँ। मगर चाहूँ तो अभी खड़े खड़े अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हें इस गलती पर जला भी दूंगा। अपने गिरेबान पर ईशान के हाथ को इशारा देते खूनखार निगाहों से घूर रहा था। ईशान की आंखों में खून उतर आया था। बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत करो। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। उनके साथ दुश्मनी मत करो। तुम नहीं समझोगे। मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया था। इसी में हम सबकी भलाई छुपी हुई है। मुझे मजबूर मत करो। मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। सुनैना का शब्द अजीब डर में पड़ा हुआ था। मेरी बहन की मौत और इस इल्जाम में मेरी पत्नी की गिरफ्तारी, इन बातों में कौन सी भलाई दिखाई दे रही थी? माँ, बात भले जो भी था, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ईशान का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसकी माँ चीखती हुई सब बताने लगी। तुम्हारे ड्यूटी जाने के बाद यहाँ क्या कुछ हुआ, तुम्हें कुछ खबर है? मनोरमा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छे घराने का रिश्ता देखा है। मैं चाहती हूँ जब वह लोग तुम्हें देखने के लिए आए तो उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और तुम आंटी के साथ पार्लर चली जाओ। तुम अपनी स्किन की केयर नहीं करती हो, पता नहीं क्यों इतनी सुस्त हो। एक वे लोग हैं जो बुरी शक्ल लेकर भी बड़े बड़े अफसर को भी फंसा लेती हैं, और उनकी बेटियां बड़ी किस्मत वाली होती हैं। अपने छोटे घरों को छोड़कर बड़े घरों की शोभा बन जाती हैं। छी भाई, हमसे तो नहीं होती ऐसी बाजारू औरतों वाली हरकतें। छोड़ो, अब बीते हुए बातों को गुस्सा करने से सिर्फ अपना ही दिल जलता है। मैंने रूबी से कह दिया है कि तुम शाम के वक्त उसके साथ चली जाना। समझ गई? सुनैना हर कदम पर सोनम को जलील करना अपना कर्तव्य समझती थी। सोनम का रंग फीका पड़ चुका था, मगर होठों पर ताले डाले हुए चुप से सर झुकाकर बैठी हुई थी। माँ, मेरी स्किन ऐसी ही है। मैं अपनी केयर करती हूँ। रंग का क्या हो सकता है? ये तो सांवलापन है, मुझे आपसे ही तो मिला है। इस रंग को पार्लर वाली कैसे बदल सकती है? बिना वजह पैसे खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे कोई शादी वादी नहीं करना। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, और भाई ने वादा किया था वह मेरी पढ़ाई पूरी करने तक तंग नहीं करेंगे। प्लीज़ आप भी छोड़ दीजिए ये सब। मनोरमा की ऐसी आदत पर सुनैना तिलमिलाकर रह जाती थी। मनोरमा, हर वक्त जुबान चलाना तुम्हारी आदत बन गई है। कितनी बार कहा है अपने कमरे में रहा करो। हम शरीफ लोग हैं, मगर तुम हर वक्त चंडाल के साथ रहकर ऐसी बदतमीजी सीख रही हो। माँ से बात करने की तमीज़ भूल जाती हो। अभी और इसी वक्त उठो और जाओ अपने कमरे में, और दोबारा मुझे इसके आसपास दिखाई ना दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैंने जो कहना था कह दिया। अब तुम कोई ऐतराज नहीं करोगी। ईशान बेटा है मेरा, मुझे उससे डराने की कोशिश मत करो। दोनों बहन भाई बस अपनी मनमानी पर उतर आए हो। सुनैना का गुस्सा किसी तरह ठंडा नहीं हो रहा था। अगले दिन मेहमानों के आने पर मनोरमा घर से गायब हो चुकी थी, और काफ़ी देर के बाद घर वापस लौट कर आई थी। माँ के चेहरे पर गुस्से की लहर देखकर नज़र चुराती अंदर जाने लगी। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की? मैंने तुम्हें तैयार रहने को कह दिया था ना। फिर कहाँ चली गई थी और किससे पूछ कर गई थी? सुनैना आज उस पर बेहद गुस्सा थी। माँ, मैं चाचा के घर गई थी। मैंने आपको कल बता दिया था मुझे शादी वादी नहीं करनी, मगर आप तब भी जिद कर रही थी, तो मेरे पास इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा था। क्या करती? चुप से उनसे बात करके आपके मेहमानों के सामने पेश हो जाती। उसके बाद क्या होता? मुझे इस तरह गुलामी और जानवरों की तरह खुद को दूसरों के सामने पेश करना बिल्कुल पसंद नहीं। जो घर से पूरी तैयारी करके आते हैं, किस तरह लड़की को कुरेद कुरेद कर सवाल करनी है, यहाँ तक कि लड़कियों के कपड़े उठाकर उसके स्किन को चेक करते हैं। ऐसी औरतों से मुझे सख्त नफरत है। और वैसे भी बात आगे बढ़ जाती तो मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। आप मुझे मजबूर ना करें कि दोबारा ये कदम उठा लूँ। इस बार वापस लौट आई हूँ, अगली बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। फिर सारी ज़िंदगी बैठकर माथा पीटती रहना अपना। चलती हूँ, मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है, मनोरमा ने अब साफ साफ शब्दों में कह दिया था। मगर सुनैना की आंखों से चिंगारियाँ फूट रही थी। तुम हद से ज़्यादा बिगड़ती जा रही हो। तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगी। कैसी पढ़ाई, कौन सा टेस्ट? मुझे खुद तुम्हारी सारी चालबाजी अच्छे से पता है। तुम अब अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी। मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी करने वाली हूँ।
हे भगवान, नाश हो ऐसी लड़कियों का। अब तो मुझे ये आंखें दिखाने लगी है, इतनी बड़ी हो गई है। सुनैना ने उसको बाजू से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का देते हुए दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था। सोनम एक तरफ खड़ी सारा नज़ारा देख रही थी, मगर आगे बढ़ने या कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। सुनैना ने खूंखार नज़रों से उसको घूरा था और सर झटककर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी। कुछ दिन तक मनोरमा ने खूब हंगामा किया, मगर फिर बिल्कुल चुप हो गई थी। सुनैना को जब यकीन हो गया कि मनोरमा अब मुजोरी करने लगी है, अगर अभी से उसके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे तो ये लड़की न जाने क्या कर बैठेगी। सुनैना ने उसको कमरे से निकलने की परमिशन तो दे दी थी, मगर घर से अब भी बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। और फिर एक दिन मनोरमा को सोनम से बात करते सुना तो उसका दिमाग झंझना उठा था। सोनम भाभी, प्लीज़ अब कुछ करिए, भाई को इस बारे में बताइए, वो मेरी मदद कर देंगे। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मनोरमा ने हल्की आवाज़ में सोनम को अपना राज सौंपा था। मगर मनोरमा, तुम जानती हो ना, माँ जी कभी नहीं मानेंगी। सोनम डर महसूस कर रही थी। उसकी फिक्र मत करो, ईशान भाई सब संभाल लेंगे। माँ की उसके सामने एक नहीं चलती, वह बस मुझ पर रोब झाड़ती रहती हैं। आप जल्दी से जल्दी ईशान भाई से बात करो। मनोरमा ने अपनी भाभी से बात करते हुए थोड़ा फिक्र महसूस कर रही थी। अगर माँ को पता चल गया तो क्या होगा? मनोरमा, तुम तो उनकी बेटी हो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, मगर मैं उनसे बगावत करने पर बुरी तरह से फंस जाऊंगी। तुम खुद अपनी माँ को इस शादी के बारे में सब कुछ सच सच बता दो या अपने भाई से खुद बात कर लो। मैं तुम्हें सेल फोन देती हूँ। सोनम डर रही थी, मगर ये सब सुन लेने के बाद सुनैना अपनी जिद के हाथों मजबूर हो गई थी। सुनैना इस हद तक चली जाएगी ये किसी के दिमाग में भी नहीं था। पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलकर वह अंदर दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वह सब कुछ सुन चुकी थी। अब मनोरमा के साथ सोनम की भी खैर नहीं थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को उल्टी सीधी बातें सिखाओ। मैं जानती थी तुम जैसी लड़की इस घर के लिए मनहूस साबित होगी, मगर ईशान ने मेरी एक ना सुनी। अब देखो कैसे मज़े से तुम मेरी बेटी को घर से भगाने के रास्ते दिखा रही हो। तुम तो खुश होगी ना कि ये घर से जाए और तुम्हारी जान छूटे, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। पहले इसको देख लूँ, फिर तुम्हारा इंतजाम भी करती हूँ और तुम पहली फुर्सत में इस लड़के से डिवोर्स लोगी। मनोरमा से बात करते हुए अचानक सोनम की तरफ पलटी थी। सुनैना के इरादे बहुत खतरनाक थे। बस करो माँ, भाभी ने कुछ नहीं किया। वह तो जानती ही नहीं थी कि मैं अपनी क्लास ही के लड़के से शादी कर चुकी हूँ। ये बात मैंने खुद आज ही उन्हें बताया है। आप अपने सामने किसी की मर्जी चलने कब देती हो कि आपको ये राज बता देती। मगर खैर, अब सुन ही चुकी हो तो ये भी सुन लो कि मैंने ये शादी ठीक 4 महीने पहले कर चुकी हूँ, जब भाभी इस घर में नहीं आई थी। और अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। भूल जाइए अब ये सारी बातों को। ठीक यही होगा कि मुझे मेरे पति के साथ ही विदा कर दो, वरना मैं कोई और बड़ा कदम उठा लूँगी। मनोरमा की ऐसी बातें सुनकर माँ के साथ साथ सोनम का भी मुंह खुला का खुला ही रह गया था। और फिर कुछ दिन में ही अपने कमरे में कैद मनोरमा को न जाने क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। और जिस दिन ईशान की वापसी थी उसी दिन मनोरमा अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। अपनी बेटी की मौत से भी आपने सबक नहीं लिया। इतना कमज़ोर सोच है आपका। ज़िंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। ये खुद एक मामूली इंसान होकर किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है माँ? ईशान गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचते हुए अपनी माँ के डर को देख रहा था। तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उस आदमी ने अपना हाथ हवा में लहराया ही था, मगर ईशान ने तेजी से अपनी जेब से गन निकाल कर उसको कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। एक साथ कई गोलियां उसके सीने में उतार दिए थे। वह पल में ही ढेर हो चुका था और ईशान का गुस्सा देखकर सुनैना अंदर तक हिल कर रह गई थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया था। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी बदनामी हो, लोग मेरी परवरिश पर उंगली उठाए, मगर मनोरमा ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितनी बड़ी बदनामी जगहसाई हमारे दरवाजे पर पहुंच गई थी। सुनैना सर झुकाकर रोती जा रही थी। मुझे पहेलियों में मत सुलझाओ माँ, जो कहना चाहती हो साफ साफ कह दो। ईशान किसी भी तरह ठंडा नहीं हो रहा था। मनोरमा के लिए अच्छे लड़के का रिश्ता आया था। मैं उसकी बात चलाना चाहती थी और फिर तुम्हें उस लड़के के बारे में बताने वाली थी, ताकि तुम भी अपनी तरफ से उस लड़के को देखकर तसल्ली कर लो। मगर मनोरमा हमारी इज्जत को दांव पर लगाने वाली थी और वह किसी लड़के को पसंद कर बैठी थी और हमें बिना बताए हुए शादी भी रचा चुकी थी। और सबसे बदनामी वाली बात यह थी कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट भी हो गई थी। सुनैना ने ईशान को हैरान कर दिया था। इसमें क्या बुराई है? मानता हूँ मनोरमा को हम पर यकीन करना चाहिए था, मगर अपनी पसंद से शादी करना
उसका निजी मामला था और फिर आप उसकी इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकती हैं? ईशान अभी तसल्ली में नहीं हुआ था। तुम्हारी मासूम बहन माँ बनने वाली थी और इस सब की जानकारी तुम्हारी पत्नी को भी था। तुम क्या चाहते हो? मैं फिर भी चुप से तमाशा देखती रहती? नहीं ना, तब मैंने मजबूर होकर ये कदम उठा लिया था। सुनैना ने अपना जुर्म स्वीकार किया था, मगर उसका ये मतलब नहीं था कि माँ अपनी झूठी शान के लिए अपने एक नहीं 2 कत्ल कर डाले, वह भी इस आदमी की मदद लेकर, और फिर सारा गुनाह सोनम के सर पर डालकर खुद को बचा लिया। ईशान ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करके कहा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी हमारे घर के लिए मनहूस है। तुम नहीं समझोगे ये बातें। ऐसी औरतें आने वाली नस्लों की बर्बादी का कारण बन जाती हैं, इसलिए मैं तुम्हें इससे दूर रखना चाहती थी। सुनैना साफ साफ शब्दों में ये सब बता रही थी, अपने जाहिलपन को खुलेआम अच्छा बता रही थी। माँ मनोरमा की गलत हरकत पर सोनम को मनहूस कहने के बजाय अपना बड़प्पन दिखा सकती थी। मनोरमा को माफ करके उसको हम अच्छे से घर से विदा कर देते और हर बात पर पर्दा भी रह जाता। बाकी जो उसकी किस्मत होती वह खुद उसकी जिम्मेदार होती। मगर आपने अपने आप को बुराई के दलदल में इतना झोंक दिया, अपनी सगी औलाद को मौत के घाट उतार दिया। और जानती हैं ये काला जादू वगैरह कितना बड़ा अंधविश्वास है। आपने काले जादू की मदद से मेरी बहन को किस तरह दर्दनाक मौत दिया है। ऐसी माँ हैं आप। ईशान अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा था मनोरमा अपने पापों की सज़ा पाने के लायक है, और इस बात के लिए मैं खुद भी हिम्मत जमा नहीं कर पा रही थी। इसलिए इस बाबा का पता चला तो मैं उसके पास चली गई। उसने मनोरमा के बाल और सूट के बाजू मांगे और अपने काम को बहुत सफाई से अंजाम दिया। आज मैं उससे इस काम के लिए उसके मांगे गए रकम देने वाली थी, मगर तुम्हारे रहते हुए मेरा घर से निकलना दुश्वार था, इसलिए इस बाबा को खबर भिजवा दिया कि वह खुद अपने पैसे लेने आ सकता है, मगर रात के वक्त, ताकि तुम लोग देख ना पाओ। इसलिए इस वक्त यहाँ पर ये आया था और अपने काम का पैसा लेने आया था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर डाली। ये बहुत पहुँचा हुआ बाबा था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरी ही गलती थी। मुझे किसी न किसी तरह खुद ही सारा काम करना चाहिए था। किसी की मदद लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुनैना इतने अंधविश्वास में घिर चुकी थी। भगवान का डर करो माँ। अपनी औलाद से ऐसा सलूक करके बजाय शर्मिंदा होने के आप अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। खून तो आपका सफ़ेद हो गया है और इस बात का ताना आप मुझे देती रहीं। सोचिए, अपने भगवान को मरने के बाद क्या मुंह दिखाओगी? अपने जुर्म को कैसे छुपाओगी उस भगवान के सामने जो दिलों के हाल को अच्छी तरह जानता है? मैं आपको इस बात पर सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। आपकी बात मानकर मैंने एक बेगुनाह लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया था। ये तो भगवान की कृपा है कि मैं बगैर किसी सबूत के हद से ज़्यादा उस पर दबाव नहीं डाल पा रहा था, इसलिए उसको वापस घर लाया था। मगर मैंने उसको माफ़ नहीं किया था, बल्कि नरमी से उससे सब कुछ उगलवाना चाह रहा था। उसकी मोहब्बत में अपनी बहन को भी नज़रअंदाज कर सकता हूँ। मेरा मानना था ये इस तरह वह मुझ पर विश्वास करके कभी न कभी ज़रूर कोई गलती करेगी, मगर वह गुनहगार होती तो गलती करती ना। मेरी चुप्पी और बराबर उस पर शक करने से आप तसल्ली में हो गई, और मेरे घर में रहते हुए आपने उस आदमी को यहाँ पर बुलाकर गलती कर डाली। शायद आपने गलती से ही सही, मगर उस दिन रो रो कर आप मनोरमा की मैयत के सिरहाने बैठकर उसके लिए इंसाफ मांगा था, और फिर मेरे भगवान से ज़्यादा इंसाफ करने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं और ज़्यादा इस घर में आपके साथ एक दिन भी नहीं रहूँगा। अब समझ आ गया कि आप मुझ पर क्यों इतना दबाव डाल रही थी, ताकि मैं अपनी पत्नी को इस घर में ना रखूं। मैं आपकी इज्जत करता था, इसलिए चुप था। ये नहीं कह सका कि शादी हो जाने के बाद पत्नी को अपने घर में हर आदमी रखता है। तो मैंने ये सब करके क्या गलत कर दिया था? आपकी तो नीयत ही खराब थी। पहले दिन से आपको इस बात से उलझन हो रही थी कि मैंने खुद अपने लिए लड़की पसंद क्यों की, और वह भी आम से गरीब घर की। आप जानती हैं, मेरे लिए महंगी चीज़ें कभी अहमियत नहीं रखती थी। मुझे दिल और किरदार की खूबसूरती चाहिए थी, जो मुझे उस लड़की में मिली थी। मगर अफसोस, आप जैसी अंधविश्वास माँ के भेंट चढ़ गई। माँ ये बात कभी नहीं समझ सकती हो। आप रहिए अपने इस घर में अपनी आन बान शान के साथ, जो आपको अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारी है। ये सब बोलकर वहाँ से जा चुका था, और सुनैना आज अपनी आन बान शान के साथ बुरी तरह टूटने पर पछता रही थी। मगर एहसास होने में इतनी देर हो चुकी थी कि खाली हाथ बस पछतावे के साथ जीना था। ईशान वापस अपने कमरे में लौट आया था, जहां उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। मुझे माफ़ कर दो सोनम,
जिंदगी में पहली बार मैं हकीकत को पहचान नहीं पाया था और अनजाने में तुम्हारे लिए तकलीफ बनता चला गया। मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें ब्याह कर इस घर में लेकर आया था। मैं तुम्हें हर खुशियाँ देने वाला था, मगर मैं अपने कर्तव्य पूरे करने में बुरी तरह नाकाम रहा। तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण बनकर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी माँ पर अंधा विश्वास किया था, समझ ही नहीं पाया कि वह तुमसे इस तरह नफरत करती है, तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। उस औरत से मैं क्या शिकायत करूं जो अपनी सगी औलाद की नहीं हुई, मगर काश तुमने मुझ पर भरोसा किया होता और मुझे सब कुछ सच सच बता दिया होता। कम से कम तुम्हें इस तरह परेशानी ना झेलनी पड़ती और ना ही पूरे 1 हफ्ते तुम्हें पुलिस स्टेशन में बिताना पड़ता। वह अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं क्यों समझ नहीं पाया कि तुम डरी हुई क्यों हो, तुम्हारी बेबसी महसूस नहीं कर पाया। मैंने तुमसे मोहब्बत का वादा किया था, मगर तुम पर भरोसा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपनी बहन मनोरमा से भी बेहद प्यार करता था। उसकी मोहब्बत में सच और झूठ का अंदाज़ा नहीं कर पाया, मगर अब और ज़्यादा नहीं। मैं अब तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूँगा। अपनी माँ की बात सुनकर तुम्हें उनके तरस पर छोड़ देना भी मेरी खुदगर्जी थी। हो सके तो मेरी ये गलती भी माफ़ कर देना। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। काश तुम मुझ पर भरोसा कर लेती सोनम, काश एक बार मुझ पर भरोसा करके देखा होता तो मैं कभी तुम्हें मायूस नहीं करता। ईशान ने आगे बढ़ते हुए सोनम को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया था। आज बंद कमरे में अपनी मर्दानगी पर फूट फूट कर रो रहा था। सोनम हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। ईशान सोनम की हर तकलीफ, हर जख्म पर मरहम लगाना चाहता था। अपने बाहों में उस पर मोहब्बत लुटाते हुए सोनम को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने का वादा कर चुका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।